जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 यूपी बोर्ड के जो सिलेबस में कोशिका है उसके विषय में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी और पेन अपना निकाल के बैठ जाइए और जिसे ये लेक्चर पसंद आए वह लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको इस तरह का वीडियो बना करके भेजता रहूं। तो आइए देखते हैं हमें कोशिका में पढ़ना क्या क्या चीज है। कोशिका में हमने जो टॉपिक आज पढ़ने हैं वो है कि पहला शब्द तो कोशिका ही है, दूसरा पॉइंट है कोशिका सिद्धांत, तीसरा है कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव, फिर है एक ही जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, फिर लास्ट पॉइंट है कोशिका संगठन क्या क्या है, झिल्ली है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कोशिका क्या होती है। देखिए, कोशिका जो शब्द है वह एक लैटिन शब्द है और उसका अर्थ होता है छोटा कमरा। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक कार्क में जो कि मृत था उसमें माइक्रोस्कोप के जरिए उसने छोटे छोटे कोष्ठक देखे। और वो कोष्ठक कैसे थे, जो मधुमक्खी का छत्ता आपने अगर देखा होगा तो उस छत्ते में आपने देखा होगा कि इस तरह की कोठर बनी होती है। आई थिंक ये सभी बच्चे देखे होंगे, गांव वाले शहर वाले, लगभग ये अंदाज है मुझे कि सभी बच्चे इस तरह की संरचना से परिचित होंगे। तो इस तरह की संरचना को उसने देखा, लेकिन वह कोशिका क्या थी, वो मृत थी। लेकिन फिर भी ये श्रेय उनको दिया जाता है कि सर्वप्रथम अगर कोशिका किसी ने खोजा तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिसे उन्होंने कब खोजा था, 1665 ईस्वी में। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आप प्याज के झिल्ली को उतार करके आप माइक्रोस्कोप में लगा के देखें तो आपको कुछ इसी तरह की संरचनाएं इस तरह से आपको दिखाई देंगी, थोड़ा लंबी लंबी होंगी, ये इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। भी आपको मौका मिले तो अपने टीचर से, कॉलेज के अंदर माइक्रोस्कोप होगा तो उससे कहिएगा, एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, इस तरह से वो दिखाएंगे तो इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। तो इसी को, इस कोठर को, इस छोटे कमरे को जो दिखाई दिया छोटे छोटे कमरे के रूप में, इसी को रॉबर्ट हुक ने खोजा था और जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया था। ठीक है, उस वहां पर छोटे छोटे कमरे के रूप में देखा, इसीलिए उसका नाम उन्होंने क्या डाल दिया, कोशिका डाल दिया। और वो आज तक चल रहा है, जिसको अंग्रेजी में हम सेल भी कहते हैं। उसके बाद 1674 ईस्वी में, 74 में एंटोनी वान लियोन हाक, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा था मुक्त बैक्टीरिया के रूप में। अगर क्वेश्चन ये पूछता है एमसीक्यू या बहुविकल्पी में कि लाइव सेल की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, तो आपका आंसर होगा एंटोनी वान लियोन हाक। अगर ये पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया था तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है,
तो एंटोनी वान लियोनहॉक ने सबसे पहली बार जीवित कोशिका को खोजा था, और वो मुक्त बिल्कुल बैक्टीरिया अपने आप में एक सेल थी, उसी को देखा था। ठीक है, अब आ जाइए कि कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब हो गया कि वह संरचना बनाती है, पूरी कोई भी संरचना बना दे। और क्रियात्मक का मतलब हो गया कि सारी क्रियाएं जो एक जीव के लिए आवश्यक हैं, वो सभी क्रियाएं वह कोशिका अकेले करती है। इसलिए इस आधार पर हम कोशिका को क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जरा एक गौर करिए, जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर किससे बना है, अंगों से बना है। अब ये अंग किससे बने हैं, तो उत्तक से बने हैं। अब ये उत्तक किससे बना है, ये बना है कोशिका से। ठीक उसी प्रकार से अगर तुलना कर लें आपके मकान की, जो आपका घर है, घर में क्या है बेटा, कमरे हैं। अब कमरे किससे बने हैं, दीवालों से बने हैं। अब दीवालें किससे बनी है, वो ईंट से बनी है। तो कुछ इस तरह की आप तुलना कर सकते हैं कि जैसे आपका शरीर है, वो विभिन्न प्रकार के अंग है। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या है, हाथ है, पैर है, अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, और गोनैड्स हैं, और तमाम तरह के आपका ये जो बोन्स हैं, ठीक है, स्केलेटल जिसका स्केलेटल बना होता है, कंकाल आपका, ये क्या है, विभिन्न अंग हैं। और कुछ तो अंग तंत्र के रूप में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आपका यहां से नाक से शुरू होता है, फेफड़ा में है, फेफड़ा है, तो इस तरह से मिलाकर के श्वसन तंत्र बन गया। परिसंचरण तंत्र जैसे है, आपका हृदय है, रुधिर वाहिनियां हैं, लसिका वाहिनियां, रुधिर वाहिनियों में धमनी है, सिरा है, उसका लसिका वाहिनी है, ये सब मिलकर के क्या बनाती है, परिसंचरण तंत्र बनाती है। तो ये सभी इकट्ठा होकर के क्या कर रही हैं कि एक जीव का निर्माण कर रही हैं। अब ये सभी अंगों का या अंग तंत्रों का अलग अलग कार्य बटा हुआ है, तो सभी का क्या है, अपना अलग अलग विशेष कार्य है। जैसे अपना नाक का काम क्या है, सांस लेना है, मुंह का काम क्या है, भोजन को उसमें डालना, फिर दांत का काम उसे चबाना, उसके बाद पेट में जाता है तो उसे पचाना, ठीक है, और फेफड़े, सांस जो लेते हैं फेफड़े में भरना। तो सबके सभी अंग तंत्र जितने भी हैं, सभी के काम क्या है, अलग अलग है। तो इसी तरह से अब जो जीव हम लोग हैं, ये हम लोगों के शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्यों को करते हैं, तो हम पूरे जीवित हैं। उसी तरह से एक कोशिका के अंदर भी कुछ ऐसे विशिष्ट अंगक होते हैं जो विशेष कार्यों को करते हैं, जिसके कारण कोशिका जीवित रहती है। उसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। अब इसी कारण से जब एक कोशिका, जैसे हमने कहा कि जो हम लोग जीव हैं, तमाम ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंग तंत्र हैं, ये सब मिलकर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। ठीक है, अब तो जो कोशिका अकेले है, वह कोशिका में तो विभिन्न अंग नहीं है, वो कोशिका कैसे जीवित है? उसके अंदर भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए उस कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंगक हैं। वे अंगक
एक विशेष विशेष कार्यों को करते हैं जिसके कारण कोशिका जीवित रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक कोशिका खुद अपने आप में संपूर्ण जीव है। ठीक है, एक कोशिका अपने आप में खुद एक संपूर्ण जीव है। तो अब आ जाइए, ये बात आती है संरचनात्मक इकाई कैसे है भाई। जैसे आप देखते होंगे विभिन्न लाखों प्रकार के जंतु पौधे आपके आसपास दिखाई दे पूरी दुनिया में या इस धरती पर हैं। तो सबके आकार आकृति ये निर्धारित कौन करता है? ये कोशिकाएं ही निर्धारित करती हैं आकृति। अच्छा, कुछ जो इनका आकार, कोशिका का क्या छोटा आकार होता है, बड़े आकार की भी कोशिका हो सकती है। ठीक है, तो जो जंतु है या पौधा है उसका आकार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो आकृति भी हर जीव की आकृति अलग अलग है। धनिये की आकृति अलग है, लेकिन जो पीपल का वृक्ष है उसका आकृति अलग है। बैगन के पौधे की आकृति अलग है। जंतु में भैंस की आकृति अलग है, गाय की आकृति अलग है, कुत्ते की आकृति अलग है, चीते की आकृति अलग है, बिल्ली की आकृति अलग है, मनुष्यों की आकृति अलग है। अब मनुष्य में आकार में आज कुछ मनुष्य बहुत लंबे होते हैं, कुछ मनुष्य छोटे, तो आकार हो गया हो, आकृति लेकिन सेम है। ठीक है, तो आकार और आकृति का निर्धारण भी कौन करता है? ये कोशिकाएं ही करती हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये छोटी कोशिका है, ये कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो रहा है, ये एक आकार बन गया। अब इसी में मान लीजिए अगर आकृति की बात करेंगे हम, तो आकृति दोनों की सेम है, लेकिन आकार क्या है? अलग अलग है। आकार क्या है? अलग है, आकृति अलग है। आकार जो है इनके अलग है, लेकिन आकृति क्या है? सेम है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऐसा रहा है, ये विभिन्न आकार की जो कोशिकाएं हैं इकट्ठा हो रही हैं तो एक आकृति बना रही हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो आकार और आकृति किसी भी जीव की निर्धारित करती हैं, इसीलिए वो संरचनात्मक इकाई भी है। अब क्रियात्मक इकाई की बात आती है। देखो, कोई भी जीव है, जब वो श्वसन करेगा, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, भोजन करता है, पचता है, फिर उसको क्या करता है? उसका उत्सर्जन करता है मलमूत्र के रूप में। ठीक है, उसके बाद में वो अपने जैसा जीव पैदा करता है, फिर वो पैदा होता तो छोटा होता, फिर कुछ दिन बाद बड़ा हो जाता है। तो ये सब क्या है? जीवों के लक्षण हैं। ठीक है, और किसी जीव को अगर आप टच करोगे तो वो क्या है? मौसम के जो बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होता है, उस बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने में बदलाव लाता है। ये किसमें गुण होता है? ये होता है जीवों में गुण होता है। इस कार्य को कौन संपादित करता है? इस कार्य को भी संपादित करती हैं कोशिकाएं, इसलिए यह क्रियात्मक इकाई भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो वह क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जब कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कोशिकाएं जीवन का मूल आधार है या आधारभूत इकाई है, ये भी हम कह सकते हैं। तो चलिए, ये चीजें हो गई, तो हम इसे देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? कोशिका। देखिए, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक, एक ने पादप पर कार्य किया और एक ने जंतु पर कार्य किया। तो स्लाइडेन ने पादप कोशिका पर कार्य किया। ठीक है, पादप कोशिका का अध्ययन किया। और जो स्वान था, इसने जंतु कोशिका पर अध्ययन किया।
दो व्यक्तियों को का नाम पहले आता है, जिसमें स्लाइडेन है। इन्होंने पादप कोशिका के ऊतक का अध्ययन किया, पादप ऊतकों का अध्ययन किया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका पर अध्ययन किया। उसके बाद स्वान नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। दोनों ने अध्ययन करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला वो क्या था कि सभी जीव चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं एवं उनके उत्पाद से बने होते हैं। ये आज आसान लग रहा है, लेकिन उस समय कहना इस बात को कि सभी जीव क्या हैं, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं एवं उनके उत्पाद से बने होते हैं। तो अब दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरे वैज्ञानिक थे विर्चो। कौन थे? विर्चो। विर्चो ने कहा अपने अध्ययन के उपरांत, क्या कहा कि एक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए, तो इस कारण से ये तीनों वैज्ञानिक, कोशिका सिद्धांत की बात आती है तो तीनों वैज्ञानिकों का योगदान उसमें है। कौन कौन? स्लाइडेन, स्वान और विर्चो। अगर ये आता है कोशिका सिद्धांत दिया था, नीचे तीन वैज्ञानिक का जब नाम लिखा रहेगा तो वहां पर टिक लगाएंगे। अगर केवल दो ही वैज्ञानिक का दिया, विर्चो का नहीं दिया हुआ है, तो आप केवल इन्हीं दोनों पर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। जब भी बनेगा तो तीनों का नाम जरूर होगा उसमें। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, स्वान और विर्चो तीनों ने मिलकर दिया था। तीनों के अध्ययन ने ये दो विचार आए थे जो पूरी अपने आप में संपूर्णता को प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। ये तीसरा जो पॉइंट है, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। तो देखिए, अभी हमने कहा था कि जो स्लाइडेन और स्वान ने विचार प्रस्तुत किया था कि सभी जीव क्या है बेटा, वो एक कोशिका, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पॉइंट नोट करिए, यहां पर एक कोशिका की बात कर रहा है। फिर हमने खोज के दौरान बताया था कि एंटोनी वॉन लेeuwenhoek ने मुक्त कोशिका के रूप में बैक्टीरिया को खोजा था, जो कि स्वयं में ये कोशिका थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कोशिका भी अपने आप में संपूर्ण जीव है। तो इस और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर भी जीव बने हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव कितने प्रकार के हैं। ये कोशिकीय संगठन के आधार की बात मैं कर रहा हूं, कोशिकीय संगठन के आधार पर। तो कौन कौन है भाई? पहला पॉइंट आता है, तो पहला पॉइंट है एक कोशिकीय जीव। दूसरा है बहु कोशिकीय जीव। लाइक का बटन दबा दीजिए बेटा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
ताकि आपको इस तरह का वीडियो बराबर मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन पहले। और बेल पर जो बेल है उस पर जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसका आप लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब आप बोलोगे एक कोशिकीय जीव, तो मैंने शुरू में कहा था और स्लाइडेन-स्वान और बर्चाउ ने सिद्धांत पे भी दिया हुआ है कि कोशिका जो है प्रत्येक जीव एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक तो प्रूफ यहां दिया, दूसरा प्रूफ दिया एंटोनी वॉन लेउनहुक ने सबसे पहली बार जीवित कोशिका का जो खोज किया था वह अपने आप में स्वयं एक कोशिका थी, और वो क्या था, बैक्टीरिया था। तो एक तो पहला उदाहरण तो यही इसका हो गया कि बैक्टीरिया। दूसरा उदाहरण क्या है, ईस्ट। तीसरा उदाहरण क्या है, अमीबा। चौथा उदाहरण क्या है, पैरामीशियम। तो इस तरह से आपको उदाहरण मिल जाएंगे तमाम एक कोशिकीय जंतुओं की। जंतु अब उसके बाद देखिए एक क्लेमाइडोमोनास। ये सवाल है, ये भी क्या है, एक कोशिकीय है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये आपके पास में एक कोशिकीय जीव कौन कौन हो गए, पहला तो हो गया आपके पास में, इसे नोट कर लीजिए, आप पूछ सकता है एग्जाम्पल। ये बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और क्लेमाइडोमोनास हो। ईस्ट है ये, इश्क नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तमाम बच्चे बड़ा जिनको सुनने में बड़ा आनंद आता है ये सब चीजें, तो ये ईस्ट है न कि इश्क है। अब ये एक कोशिकीय जीव, इसका मतलब कि जो भी क्रियाएं एक जीवधारी जो करता है, कौन कौन से कार्य करता है, जैसे आप श्वसन लेते हो ये भी करता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, इनमें भी होता है। एक्सक्रीशन इनमें भी होता है, इसमें भी प्रजनन होता है, इनमें भी पोषण होता है। तो ये सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वह एक कोशिका अपने आप में पर्याप्त है पूरी क्रियाओं को संपादित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी शुरुआत जो होती है बेटा, वो एक कोशिका से ही होती है। चाहे वो हाथी हो, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष हो, चाहे वो छोटा सा धनिये का पौधा हो, सबकी शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका क्या है, अपने आप में संपूर्ण इकाई है जीवन की। ठीक है, अब आ जाइए बहुकोशिकीय में। बहुत से ऐसे कोशिक जीव मिलेंगे जो कि 100 से 1000 कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे बेटा स्पाइरोगाइरा, ये भी क्या है आपका, एल्गी है जिसको हम शैवाल कहते हैं। स्पाइरोगाइरा है, वालवॉक्स है, वालवॉक्स ये भी क्या है आपका, शैवाल ही है। ये 100 से 1000 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, और बाकी हम लोग तो सभी लोग ही हैं। बाकी जितने भी जंतु देख रहे हैं, बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं, बड़े बड़े, ये सभी क्या हैं, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। और एक कोशिकीय जीवों को भी हमने बता दिया। बहुकोशिकीय जीव हम लोग स्वयं हैं। मान लीजिए अपने आप को भी इंक्लूड कर लीजिए, मनुष्य है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, हाँ, पेड़ पौधे। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें क्या है, ये बहुकोशिकीय, मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। और जो अकेले कोशिका ही अपने आप में जीव हो और सारी क्रियाओं को संपादित करती हो उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़े। तो अपने पास आता है पॉइंट नंबर
फोर्थ, एक ही जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य, कोई भी जीव होगा, हर जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। जैसे अपने पास में क्या है, पेशी कोशिका की बात ले लो। पेशी कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। और अपने पास अंडाणु की बात ले लो, तो अपने पास अंडाणु की कोशिका कुछ इस तरह से होती है। शुक्राणु की बात ले लोगे तो कुछ इस तरह की कोशिका होती है। और इसके बाद में आप, ये आपकी क्या है, तंत्रिका कोशिका है। ये आपकी अंडाणु है। ये क्या शुक्राणु है। ये क्या पेशी कोशिका है। आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों में, मनुष्य में, ये हमने कुल चार प्रकार की कोशिकाओं को दिखा दिया आपको। और ये भी देखिए, अपने पास ये जो ब्लड की सेल होती हैं उसमें भी कई ये व्हाइट ब्लड कार्पुस्कुल्स हैं, WBC, और कुछ इस तरह की सेल RBC होती है, ये WBC है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जीव में कोशिकाओं के प्रकार कई हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर एक जीव है तो उसमें सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, उन कोशिकाओं में जो DNA की संख्या होगी वो बराबर होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आकार उनका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके शेप में चेंजेस होते हैं। इनके शेप जो होते हैं, इनके आकार, इनकी आकृति जो होती है वह इनके कार्यों के अनुसार बदली हुई होती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कार्य अगर अलग है तो उस कार्य को संपादित करने वाली जो कोशिका होगी उसमें भी कुछ न कुछ विशिष्टता होगी। कि मनुष्य में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो अंडाणु है, और सबसे जो छोटी कोशिका वो शुक्राणु है। बड़ी और छोटी की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मनुष्य के केस में अंडाणु होती है। अब पूरे जगत की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो नोट कर लीजिए, यहां पर कभी कभी ये पूछ देता है, संपूर्ण जीव जगत में, संपूर्ण जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये चीज हो गई। अब मनुष्य के केस में ले लिया जाए। अच्छा, सबसे लंबी जो कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका वो क्या है? वो आपका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जरूरी है ये। मनुष्य में, अब बात आते हैं मनुष्य में। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका
वो क्या है? अंडाणु है, जो कि मादा के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, मादा के अंडाशय में पैदा होता है, ओवरी में अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? वो है शुक्राणु। ठीक है, तो सबसे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ये नर का गैमीट है और ये किसका है? मादा का गैमीट है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम शुरू करते हैं, कोशिका संगठन की बात करते हैं। कोशिका संगठन। तो कोशिका कोशिका खुद में किसकी बनी होती है? कोशिका के विषय में सारी चर्चा कर ली। कोशिका जीवन का आधार है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो अब बात उठती है, भाई कोशिका किसकी बनी होती है? तो बेटा कोशिका, मान लीजिए अपने पास में ये एक कोशिका है, राइट। तो इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। ये तो क्या देख रहे हैं आप? एक बाहर इसकी बाउंड्री है, एक बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं। ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा झिल्ली। जैसे आपके घर के जो बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें चारों तरफ से क्या होती है? पहले बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के अंदर क्या होता है? मकान होता है। अब फिर मकान के अंदर जाते हैं तो तमाम अलग अलग कोठरियां मिलती हैं। कोई किचन बना है, तो कोई बाथरूम है, तो कोई बेडरूम है, कोई डाइनिंग रूम है। इस तरह से सबका डिवीजन किया गया होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कोशिका को कंसीडर करते हैं, तो तो सबसे पहली जो वॉल है, जो बाउंड्री है, जो इसकी सीमा को निर्धारित करती है कोशिका को, वो क्या है? बाहरी सबसे आवरण जो है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और इसके बाद अंदर में जब आप जाते हैं, अंदर में जब घुसते हैं इस तरह के अंदर की संरचना में, तो आप अंदर क्या देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं, सबसे पहला चीज है वो दिख रहा है कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। फिर एक अलग थोड़ा से हटके संरचना दिख रही है, वो क्या है? तो अपने पास ये कुछ इस तरह की संरचना दिख रही है। तो अब देखिए, तीसरा पॉइंट अपने पास सामने क्या निकल के आ रहा है? वो आ रहा है, इसको हम कहते हैं केंद्रक। तो ये आपका क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये आपकी क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। तो आप ये बता, जैसे आपका स्कूल होगा, स्कूल में क्या होंगे? चारों तरफ से बाउंड्री होगी। उस बाउंड्री को आप क्या मान लें? प्लाज्मा झिल्ली मान लें। अब अंदर आइए, अंदर आप देखते होंगे कि तमाम रूम होंगे, क्लास अलग अलग होंगे, क्लास 9th 10th 8th 6th 12th 11th, इस तरह से कक्षाएं बटी हुई होंगी। चलिए, फिर आप देखते होंगे कि टीचर अलग अलग होते हैं, सबके काम अलग है। कोई फिजिक्स पढ़ाएगा, कोई बायोलॉजी पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा। तो इस तरह से इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। उसको छोड़ के अगर हम कमरे के रूप में देख रहे, तो ये कक्षा 9 है, 10 है, 8 है, 7 है, इस तरह की चीजें इसमें दिख रही हैं। और उसमें अंदर घास के मैदान होंगे, खेलने के मैदान होंगे, जहां प्रेयर होगा वो ग्राउंड होगा। तो उसकी किसके अंदर है? सब बाउंड्री के अंदर है। तो जो बाउंड्री के अंदर पूरा पार्ट है, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल साहब का ऑफिस तो होगा,
और प्रिंसिपल साहब पूरे कॉलेज पर नियंत्रण करते हैं, किस टीचर को किस में जाना पढ़ाने, किसको किस घंटी में किसको कौन सा विषय पढ़ाने जाना है, इसका नियंत्रण, इसका निर्धारण कौन करता है? प्रिंसिपल साहब करते हैं। तो प्रिंसिपल साहब की तुलना क्या करेंगे आप? केंद्रक से कर लीजिए, ठीक। और उसके बाद में जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में तमाम कमरे हैं, उसमें कर्मचारी हैं और चीजें उनको इसमें डाल दीजिए कोशिका द्रव्य में। तो तीन चीजें आपके सामने दिख गई। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कोशिकीय संगठन है बेटा, वो पहला पॉइंट क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। दूसरा पॉइंट क्या है? कोशिका द्रव्य है। तीसरा पॉइंट यहां क्या दिख रहा है आपको? केंद्रक है, ठीक। तो ये तीन चीजें मिल करके आपके पूरे कोशिका को बनाती हैं। इस कोशिकीय द्रव्य में तमाम चीजें अभी आएंगी। इसमें आपका जीव द्रव्य भी आएगा। देखिए इसमें क्या आएगा? जीव द्रव्य आएगा, इसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में क्या आएंगे? कोशिकांग आएंगे, कोशिकांग आएंगे, ठीक है। तो कोशिकांग में कौन कौन से होंगे? माइटोकांड्रिया होगा, गाल्गी बॉडी होगा, और उसके बाद में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा। ये सारे कोशिकांग हम लोग पढ़ेंगे। उसमें राइबोसोम को छोड़ के बाकी जितना हमने बताया है वो सभी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड या झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लेकिन राइबोसोम क्या है? वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जानिए जो कोशिकीय संगठन, जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? प्लाज्मा झिल्ली की, कोशिका द्रव्य की और केंद्रक की। केंद्रक में क्या क्या होता है इसका भी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, देख करके लाइक कर देंगे, और तब जब जैसे ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके डिटेल आएंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना कर दीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है बेटा। तो अब हमें आज जो पहला पॉइंट उठाना है वो क्या उठाना है? प्लाज्मा झिल्ली के विषय में उठाना है, ठीक है। ये नोट हो गया। चलिए तो अब आइए नोट करिए। जो पहला हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग क्या? प्लाज्मा झिल्ली। तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं इसके संगठन की। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोशिका जो है जंतु की है तो सबसे बाहरी परत जो होगी वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली की होगी। लेकिन अगर वह कोशिका वनस्पति की है, पादप की है, पौधे की है, तो उसमें जो सबसे बाहरी परत होगी बेटा वो होगी कोशिका भित्ति होगी, जो सेलुलोज की बनी होती है, और उसके नीचे जो है आपको क्या मिलेगी? प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, ठीक है। तो चलिए प्लाज्मा झिल्ली यह है क्या? एक्चुअल में यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य, इसका क्या मतलब हुआ? अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ? आधा पारगम्य है और आधा पारगम्य नहीं है। मतलब ये अपने आर पार कुछ कणों को जाने देती है और कुछ कणों को नहीं आने जाने देती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से जो वाटर के अणु हैं वह उस बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं, ठीक। तो अब ये निर्भर करता है कि ये कैसे अंदर बाहर जाएंगे, ये किस विधि से जाते हैं। तो ये साधारण विसरण विधि के द्वारा जो है, जो कुछ पदार्थ इसके आर पार आ जा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जब वाटर के मॉलिक्यूल इसके आर पार जाते हैं साधारण विसरण विधि द्वारा, तब उसे हम परासरण कहते हैं। तब क्या कहते हैं? उसे हम परासरण कहेंगे। जैसे अपने पास में एक, मान लीजिए ये झिल्ली है, क्या है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, राइट। अब मान लीजिए अपने पास में यहां वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बेटा 100 है, और यहां वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो 10 है। तो विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। विसरण क्या होता है? विसरण को जानिए कि विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, क्या कम सांद्रता की ओर जब कोई अणु गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे इस कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के बाहर क्या है? ये मान लीजिए कोशिका अपने पास है, और ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, ये सारे अंगक है यहां पर बने हुए मान लीजिए। अभी क्या करना है कि यहां अगर CO2 का लेवल बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, कोशिका के अंदर CO2 का लेवल बढ़ गया तो वो घातक है, कोशिका के लिए क्या है? घातक है। इसलिए इसको निकालना जरूरी है। तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इसी झिल्ली के माध्यम से बाहर। मतलब यहां CO2 का लेवल कम है बाहरी वातावरण में, बाहरी पर्यावरण में, और यहां जो मतलब कोशिका के जो बाहर का वातावरण है वहां CO2 का लेवल कम है, और कोशिका के अंदर CO2 का लेवल हाई हो गया। तो CO2 क्या करेगी? कोशिका से वो बाहर की ओर गति करेगी। इसी को हम कहते हैं विसरण। तो देखिए यहां अधिक सांद्रता अंदर हो गई थी, इसलिए वो बाहर की तरफ गति कर गई। अब अगर O2 बाहर है, O2 की सांद्रता बाहर अधिक है, यहां O2 की सांद्रता क्या है? कम हो गई। ऑक्सीजन अपना पास में क्या है? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए इसे? तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो फिर क्या होगा? ये O2 क्या है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फिर कैसे पहुंचेगा? विसरण विधि के द्वारा ही पहुंचेगा। ये बेटा नोट कर लीजिए फिगर को, ये आपको समझने में काफी मदद करेगा। ये आपकी क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। तो यहां देखिए CO2 की, जब थोड़ा सा हम इसको फिगर को थोड़ा और साफ कर दूं, लेकिन ठीक है चलिए आप समझ सकते हैं इसको। तो CO2 जब कोशिका के अंदर बढ़ गया, कोशिकांग में CO2 का लेवल हाई हो गया और बाहर कम है, तो CO2 क्या करेगी? कोशिका से झिल्ली के माध्यम से वो बाहर, वो विसरण विधि के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। और जब ऑक्सीजन का लेवल सेल के अंदर कम हो गया और बाहरी वातावरण में अधिक है, तो विसरण की विधि के द्वारा ऑक्सीजन भी अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक सेल भी श्वसन करती है, एक सेल अकेले भी श्वसन करती है। देखिए ये भी क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है। तो यदि उसी रिस्पेक्ट में हम यहां बात करूं, तो यहां अपने पास में वाटर के मॉलिक्यूल इस साइड में ज्यादा हैं, इस साइड में क्या है? कम है, राइट। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि वह वाटर के मॉलिक्यूल तो इधर भी आएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी आएंगे। तो अब यहां 100 है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल को मना ही नहीं है, वो इधर से बाहर भी आ सकते हैं, बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। अब ये निर्भर करता है कि वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई कहां है। हाई इसके बाहर है, सेल के बाहर जो है, सेल का ये मान लीजिए बाह्य वातावरण, मान लीजिए ये सेल का ये बाह्य माध्यम है, और ये क्या है? सेल के अंदर का अंदर वाला, ये क्या है? अंदर वाला माध्यम है, ये सेल के अंदर है। सेल के अंदर पानी क्या है? मान लीजिए 10H2O है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल की जो वाटर मॉलिक्यूल वो 10 की संख्या में, यहां बाहर क्या है? 100 की संख्या में है। तो जाहिर सी बात है, यहां से अगर 5 आते हैं तो यहां से पता चला कि कितने जा रहे हैं? 50 जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं?
50 जा रहे हैं। तो नेट क्या होगा? नेट ये हुआ, नेट रिजल्ट कि वाटर मॉलिक्यूल बाह्य माध्यम से अंदर के माध्यम में गए हुए हैं। मान लीजिए यहां से 5 निकल गए थे, 5 बचा, चलो ठीक है। अब यहां से कितने चले गए? 50 चले गए। तो 50 और 5 कितने हो गए? 55 हो गए। तो कितने हो गए? 55 हो गए, 55 मॉलिक्यूल हो गए। तो बताओ नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट आप यही ना बोलोगे कि वाह्य माध्यम से पानी कहां गया है? अंदर वाले माध्यम में गया हुआ है। ठीक है, इसको हम इंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यही कारण है, यही कारण, इसको हम परासरण कहते हैं। यही कारण है कि जब आप चने को भिगोते हो या किशमिश को भिगोते हो पानी में, तो क्या होता है कि किशमिश के अंदर पानी का मॉलिक्यूल कम होता है, चने के अंदर जो सेल है उसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल कम होता है, लेकिन जो बाहर आपने जिस पानी में डाला उसमें पानी की मात्रा अधिक है। वो ज्यादा क्या है? तनु है, पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चने में पहुंच जाता है। और चने का पानी भी थोड़ा बहुत क्या है? पानी में चला आता है। इसी कारण जब आप सुबह उठते होगे, देखते हो तो चने का पानी कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और आपने वो भिगोया है, बादाम भिगोया है या फिर वो किशमिश भिगोया है, तो वो भी पानी उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए लोग, गांव के लोग कहते हैं भैया चना या किशमिश या बादाम जो भिगोए हो धो के रात में भिगो, ताकि सुबह में वो पानी पी सको। वो पानी जो आया हुआ है वो काफी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए रिकमेंड करते हैं लोग कि पी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें, इसी के आधार पर विलयन भी कई तरह के होते हैं। अब मान लीजिए एक तो होता है अति परासरणी, एक होता है समपरासरणी, एक होता है अल्प परासरणी। तो इस तरह का विलयन को हम कहते हैं अल्प परासरणी। क्या कहेंगे? जब सेल के अंदर बाह्य माध्यम से पानी चला जाए, मतलब कोई मीडियम हमने बना लिया, मान लीजिए अपने पास ये ले लिया, इसको जरा मिटा दूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, तो अपने पास में क्या हमने बोला? अल्प परासरणी, अल्प परासरणी विलयन, समपरासरणी विलयन, और उसके बाद में क्या है? अति परासरणी विलयन। ठीक है, अब मान लो अपने पास में इधर आपने इधर पानी लिया, पानी में आपने क्या डाल दिया बेटा? ये आपने किशमिश डाल दिया, और ये किशमिश क्या होगी? फूल गई, ये फूल गई किशमिश। ठीक है, और इसमें एक विलयन यहां दिया आपने, इसमें भी आपने क्या डाल दिया? किशमिश डाल दिया। और सुबह उठ के देखा तो किशमिश में कोई अंतर नहीं है, किशमिश एज सच पड़ी हुई है। और यहां पर आपने जब डाला कोई फूली हुई चीज, ठीक है, और सुबह उठ के देखा तो पता चला कि ये कैसी हो गई है? ये सिकुड़ गई है। इसका क्या मतलब हुआ? जरा ध्यान देखिएगा, तीन चीजें हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर जो हमने विलयन लिया है, ये जो जिस माध्यम में सेल रखी गई है, ठीक है, ये माध्यम है। ये क्या है? माध्यम है। माध्यम का जो, माध्यम की सांद्रता जो है, माध्यम की सांद्रता वो कोशिका की सांद्रता किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? पानी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। माध्यम की सांद्रता किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कोशिका की सांद्रता से अधिक है अगर, मतलब बाहर पानी मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पानी इसके अंदर क्या है? प्रवेश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल ही थोड़ा बाहर निकलेंगे। अगर 100 ठो प्रवेश करेंगे तो 2 ठो क्या करेंगे? निकलेंगे। ठीक, तो इस कारण से क्या होती है? फूल जाती है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अल्प परासरणी विलयन। और समपरासरणी विलयन का मतलब क्या है कि यहां से जितने पानी, ये जो माध्यम है, इस माध्यम में जो पानी की सांद्रता है
और इस कोशिका के अंदर जो पानी की सांद्रता है, दोनों क्या है, वो बराबर है। दोनों क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि माध्यम में पानी बराबर कोशिका में पानी, ये दोनों जब बराबर होंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, सेल के ऊपर कोई प्रभाव 20 दिन आप डुबा के रखिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो एज इट इज पड़ी रहेगी। तो उसको हम कहते हैं समपरासरणी विलयन। और आपने अंगूर लिया, ठीक, और बहुत ही गाढ़ी चाशनी में आपने डुबा के रख दिया। मतलब यहां क्या है, यहां मतलब यह है कि कोशिका में पानी ज्यादा है। क्या है, हम यहां लिखिए उसको, अगर ऊपर लिख देता हूं, कोशिका में पानी की मात्रा ज्यादा है किसकी तुलना में, बाहरी माध्यम के विलयन, बाह्य माध्यम के विलयन में पानी की मात्रा। ठीक है, अब बाह्य विलयन में जो विलयन है वो इसके अंदर वाले विलयन से कुछ ज्यादा गाढ़े है, पानी की मात्रा वहां कम पड़ रही है, इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक पड़ रही है। तो मैंने बताया है आपको कि परासरण का नियम है कि अधिक वाटर से कम वाटर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा बेटा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेंगे, कुछ एक आध थोड़ा मोड़ा पानी के अणु अंदर आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं अति परासरणी विलयन, जहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब माध्यम में पानी की मात्रा और कोशिका में पानी की मात्रा बराबर होगी, तो क्या होगा, समपरासरणी विलयन। अल्परासरणी विलयन में क्या होगा कि माध्यम की अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, बेहतर होगा, ऐसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लिखा भी है माध्यम की सांद्रता H2O कोशिका की सांद्रता से अधिक है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे कि माध्यम में, बाह्य माध्यम में पानी की मात्रा ग्रेटर है, ज्यादा है किसमें, कोशिका में पानी की मात्रा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर, ये जो टॉपिक आज का हमने जितना सेलेक्ट किया था वो सभी के सभी समाप्त हो गए। अब आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए, पुनः जिसको समझ में नहीं आया हो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख ले। ठीक है, और उसके बाद में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वह आपको एकदम बिल्कुल सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख करके उसका लाभ तत्काल उठा सकें। तो जय हिंद, जय भारत।